दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लोक स्टडी पे। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मोलारिटी के क्वेश्चंस देखेंगे और मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने मोलारिटी के बारे में बताया है। आज हम उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है मोलारिटी का वो ये है कि हमें निकालना है 9.8 ग्राम। हमारे पास क्या है, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है हमारे पास। 9.8 ग्राम H2SO4 है, ठीक है। और ये प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 2 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो बस हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या फाइंड करना है, मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो चलिए कैसे निकलेगी मोलारिटी वो देख लेते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला था मोलारिटी का। वो क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि ग्राम वेट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये हमारे पास एक मोलारिटी का सिंपल फॉर्मूला था। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन वेट या ग्राम वेट, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू 1 बाय वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम में 1 बाय क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, इसलिए मैं 1 बाय ले रहा हूँ। तो बस हमें क्या करना, अब वैल्यूज पुट करनी है। तो 9.8 जो है वो हमें गिवन वेट है किसका, H2SO4 का, ठीक है। और हम जानते हैं H2SO4 का जो ग्राम मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 98, ठीक है, इंटू 1/2। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और नीचे 10 आ जाएगा। 1 टाइम में ये जाएगा और यहाँ पर 2 से 1 टाइम में ही जाएगा। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -1, डेट इज, इसको हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.05। क्या आ जाएगी, 0.05 मोल्स पर लीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब मान लीजिए हमें मान लीजिए ग्राम डेंसिटी दे दी, ठीक है। डेंसिटी से हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो सिंपल क्वेश्चन था जो आप सोल्व कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बोतल ऑफ H2SO4, एक बोतल है H2SO4 की, ठीक है, इज लेबल्ड विद 49%, ठीक है, इज लेबल्ड विद 49%। इट्स डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml। सो फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की हमें क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा, हमें H2SO4 जो है 49% लेबल कर रखा है और यहां पर हमें डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ हमें डेंसिटी दे रखी है और परसेंटेज में हमें मास दे रखा है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या डेंसिटी दे रखी है, 1.5 ग्राम पर ml। क्या दे रखा है, ml दे रखा है। तो याद रखना हमारे पास एक हमने फॉर्मूला लिखा था मोलैरिटी का, अगर आपको याद हो डेंसिटी से रिलेटेड, वो क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू परसेंट वेट। अगर गिवन वेट परसेंटेज में तो परसेंट वेट लेंगे बाई 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000। अभी 1000 क्यों लिया था, क्योंकि सोल्यूशन हमारा किसमें, ml में, इसीलिए अपॉन हमने क्या लिया था, ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो बस लगा लीजिए, परसेंटेज वेट कितना है 49, 100 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम पर ml और यहाँ 1000, ठीक है, अपॉन अब यहाँ पर H2SO4 का जो ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है 98। अभी हम ऊपर से करके आए, H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट कितना 98, तो इधर पुट कर देंगे। तो 49 2 से कितना हो जाएगा 98 और 20 से 20 कट, 1 0 बच गया। तो यहाँ पर m हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो होगा 15/2 आ जाएगा और इसको हम कट करेंगे तो 7.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 7.5। तो हमारे पास जो मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 7.5 मोल्स पर लीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज वेट दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है तो आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास जो है लिखवा दिया था। देखिए, तो हमें फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन हमारे लिए ईजिली मतलब ईजी हो जाते हैं करने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, मोलारिटी ले लेते हैं, ठीक है, मतलब परसेंटेज सोल्यूशन ले लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मोलारिटी तो हमें निकालनी है। तो एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूं यहाँ पर,
अच्छा आपको दिखा नहीं, सॉरी, देखिए मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, वो नीचे रह गया था। देखिए हमने क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन था कि H2SO4 की एक बोतल है जिसमें 49% की लेबलिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये वेट परसेंटेज था H2SO4 का, उसकी डेंसिटी हमें गिवन थी, हमें मोलारिटी निकालनी थी। तो हमने क्या किया, सॉरी, हमने क्या किया, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 ग्राम मोलिकुलर वेट करके हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व किया और हमारे पास आंसर 7.5 मोल्स पर लीटर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे एक और, उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फिर से मोलारिटी। तो फाइंड मोलारिटी ऑफ 10% सोल्यूशन। देखिए हमें 10% सोल्यूशन ऑफ CH3COOH, ठीक है, यानी एसिटिक एसिड का हमें क्या करना है, परसेंटेज दे रखा है 10%, उसकी मोलारिटी निकालनी है। अब यहाँ पर ना आपको देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको एक ही चीज गिवन है, वो है परसेंटेज वेट। क्या गिवन है, परसेंटेज वेट, और कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अगर परसेंटेज वेट दे रखा है तो सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना होगा, जो टोटल सोल्यूशन होगा, टोटल जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, वो 100% लेना है बस हमें, ठीक है। अब इस 100% को आपको लेना है ml में, किस में लेना है, ml में लेना है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, है ना। बस अब क्या करें हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितने, नहीं और सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएगा, गिवन वेट आएगा, गिवन वेट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को खोल दिया ना हमने। तो गिवन वेट कितना परसेंटेज में 10, ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है CH3COH का, वो है हमारे पास 60, ठीक है, इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना लेना है, क्योंकि 10% है, टोटल वॉल्यूम हम कितना लेंगे, 100 लेंगे, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। सोलवेंट अगर निकालना है तो हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 90% सोलवेंट आएगा, लेकिन हमें सोल्यूशन चाहिए होता है, तो हमने टोटल लिया, 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, तो हमारे पास आ जाएगा 10/6, कितना आ जाएगा 10/6, और जब हम इसे कट करेंगे तो मोलारिटी हमारे पास आ जाएगी 1.66 मोलर, कितनी आ जाएगी 1.66 मोलर। तो मोल्स पर लीटर ना देकर आपको कभी कोई वैल्यू मोलर में भी दे रखी होगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने हैं ना, हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही तरीके के मतलब पेपर में एक ही तरीके के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो हमें हर तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसमें अब हमें क्या है, अब हमें मान लीजिए मोलारिटी अगर दे दे और हमसे कोई एक वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन वैसा कर लेते हैं। तो 6.9 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH इज 30% बाई वेट, 30% बाई वेट, है ना। तो फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, द डेंसिटी ऑफ KOH, ये आपको फाइंड करना है अगर आपको मोलारिटी पहले ही दे रखी है। तो बस हमें क्या है, हमें डेंसिटी दे रही है, तो हमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो डेंसिटी वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, वो था m बराबर परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। बस इस फॉर्मूले को हमें पुट करना है और हमारे पास मोलारिटी आ जाएगी। तो हमें परसेंटेज वेट कितना रखा है, 30/100, डेंसिटी हमें नहीं पता, इंटू 1000, ग्राम मोलिकुलर वेट, KOH का कितना होता है ग्राम मोलिकुलर वेट, वो होता है हमारा कितना 56, कितना होता है 56 होता है KOH का ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब यहाँ पर मोलारिटी कितनी रखी थी 6.9, तो बस हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को यहीं छोड़ना है और डेंसिटी को उस साइड ले, मतलब डेंसिटी को अकेला करना है। तो डेंसिटी बराबर हमारे पास आ जाएगा 6.9 इंटू 56 इंटू 100/30 इंटू 1000, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक जीरो से ये दोनों जीरो कट हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी आ गई वो आ गई 69/56, और 69 इंटू 56 इंटू 3/10⁻3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 3 जो है 56 को भी कट कर देगा, तो हमारे पास ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1.28 आएगा, कितना आएगा 1.28, ठीक है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन जो है पूछा गया, एक क्वेश्चन मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्सड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस each at STP, the moles of HCl's gas formed is इक्वल टू A। ऑप्शन ए आपके पास था 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl गैस। ऑप्शन नंबर बी था 2 मोल ऑफ HCl गैस। ऑप्शन नंबर सी था आपके पास
0.5 मोल्स ऑफ HCl गैस, और ऑप्शन नंबर डी था हमारे पास 1.5 मोल्स ऑफ HCl गैस। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम और CBSE बोर्ड में, और ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे थे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है, सबसे पहले आपको इसके सोल्यूशन के लिए ये पता होना चाहिए कि ये जो HCl H2Cl2 दे रखा है इसका क्या करना है। तो ये केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी है, तो हमें पता होनी चाहिए। तो H2 + Cl2 हमें देता है HCl। ठीक है, 2 H और 2 Cl मिलकर हमें 2 HCl देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने H2 का 1 मोल लिया और Cl2 का भी 1 मोल लिया, और आपको 2 मोल ऑफ HCl मिले। देखिए फिर बोल रहा हूं, H2 का आपने 1 मोल लिया, H2 गैस हाइड्रोजन गैस का आपने 1 मोल लिया, Cl2 गैस का 1 मोल लिया, और आपको HCl गैस के 2 मोल मिल गए, है ना। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, आपको गिवन कितना है यहाँ पर, अब आप देखिए गिवन कितना है, तो 22.4 लीटर। ठीक है, इसको अगर हम 1 मान लें तो यहाँ पर 1 मोल हमें 22.4 लीटर से, अगर हम मोल्स निकालने का फॉर्मूला देखें तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो गिवन वॉल्यूम जो H2 का है वो 22.4 है, अपॉन 22.4, तो मोल्स कितना आ गया H2 के 1। और यहीं पर अगर Cl2 के मोल्स की बात करें तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो गिवन वॉल्यूम है 11.2 अपॉन 22.4, तो हमारे पास Cl2 के जो मोल्स आ गए वो हाफ आ गए। कितना आ गए? हाफ आ गए। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, और जो हमें गिवन है, जो गिवन है वो कितने मोल्स गिवन है? 1 मोल ऑफ H2 एंड हाफ मोल ऑफ Cl2। तो बनेगा कितना? ठीक है, तो सो ड्यू टू, तो अब हमें पता है कि ड्यू टू हाफ मोल ऑफ Cl2 इज अवेलेबल एंड सो इट इज बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट। अभी देखिए आने वाला है क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि रिएक्टेंट्स में जो सबसे कम मोल्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स में जितने भी हम रिएक्टेंट्स ले लें, यहाँ पर 2 हैं, हम 6 7 3 4 कितनी रिएक्टेंट्स ले सकते हैं, प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बने। ठीक है, रिएक्टेंट्स में जो सबसे कम मोल्स होते हैं जिस रिएक्टेंट के, वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे सबसे कम जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो Cl2 गैस है, हाफ है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो हमारा HCl भी फॉर्म होगा ना, वो क्या होगा? वो हमारा 1 मोल के आसपास ही प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पर दुगना प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, 1 1 तो 2 टाइम्स प्रोड्यूस होना चाहिए इन दोनों का। अब यहाँ 1 और हाफ है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो 2 × 0.5 करेंगे, क्योंकि देखिए Cl2 का 1 था तो उसका दुगना प्रोड्यूस हुआ है, तो अगर यहाँ पर Cl2 आधा है तो इसका दुगना यानी कि 1 मोल जो होगा HCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट। और हम एक बात जानते हैं, क्या बात हम जानते हैं? हम ये जानते हैं कि Cl2 जब 1 मोल था तो HCl फॉर्म हो रहा था 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर Cl2 0.5 है तो HCl कितना प्रोड्यूस होगा? 1 मोल, तो 1 मोल HCl प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा 1 मोल ऑफ HCl गिवन है। ठीक है, आई होप आपको ये देखिए यहाँ पर कुछ सोल्व करने वाली बात नहीं थी, बस आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, उस लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे आप नंबर ऑफ मोल्स कितने बन सकते हैं HCl के वो पता लगा सकते थे। ठीक है, तो कभी कभी मोलारिटी में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो घबराना नहीं है। ठीक है, शांत दिमाग रख के बस सोल्व करना है। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर की हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करनी है? मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो बस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और इसका आंसर हो सके तो याद कर लीजिए कि स्टैंडर्ड आंसर है इसका। ठीक है, इन मोलारिटी वॉल्यूम हम कितना लेते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। हम कितना लेते हैं? 1 लीटर लेते हैं, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 1000 ml, इतना ही लेते हैं मोलारिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा? मास हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया है? वॉल्यूम मास जो है वो आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना लिया हमने? 1000 ml, और जो डेंसिटी लेनी है वाटर की वो आपको लेनी है 1 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इन CSG इज 1 ग्राम। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 होती है, ये आपको लर्न करना है। तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो मास आपके पास कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम, यानी 1 kg के आसपास आपका मास आ जाएगा, और हमें मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। फिर मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स का आप खोलेंगे तो गिवन वेट या ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। बस, तो मास बराबर हमारे पास गिवन वेट कितना है? 1000 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है? 18 इंटू 1000 ऊपर रखेंगे, और वॉल्यूम भी हमारा 1000 ml है, तो 1000 कट, और 1000 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 55.55 मोलर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है कि चाहे मोलालिटी के बारे में पूछ ले, चाहे मोलारिटी के बारे में पूछ ले, दोनों की वैल्यू प्योर वाटर के लिए 55.55 होती है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। क्या चीज़ नहीं भूलनी है आपको? कि मोलालिटी एंड
मोलैरिटी ऑफ या फॉर प्योर वाटर इज कितनी होगी 55.55। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है, कि जो मोलारिटी है या मोलालिटी है प्योर वाटर के लिए वो 55.55 होती है, ठीक है, मोलालिटी और मोलारिटी दोनों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है मोलालिटी को। किसको समझना है? मोलालिटी को। तो चलिए मोलालिटी को शुरू करते हैं। तो मोलालिटी क्या होता है? देखिए मोलारिटी में हमने क्या देखा था कि मोलारिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। बस ये डिफरेंस है, प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट आ जाएगा यहां पर, इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये हमारी मोलालिटी की डेफिनेशन, ठीक है। और मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज नॉट रिलेटेड एंड इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये भी आपको नहीं भूलना है कि मोलालिटी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था, पर आपको इसको लिख लेना है और ये आपको याद रखना अपने माइंड में कि मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट और इफेक्टेड, नॉट डिपेंडेंट और रिलेटेड भी लिख सकते हैं इसे, रिलेटेड, ठीक है, एंड अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर का मोलालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात आपको याद रखनी है कि जो मोलालिटी होती है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन तीनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा। और जो यूनिट की अगर हम बात करें, मोलालिटी की यूनिट की बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, तो वही होगी यूनिट मोल्स पर केजी। ये हमारी यूनिट आ गई मोलालिटी की। क्लियर हो गया? तो अब एक काम करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज है हमारे पास मोलालिटी के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज को देख लेते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूलेज की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला आ रहा है मोलालिटी का, इसको हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। इट इज इक्वल टू कितना होता है? ग्राम वेट या गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय वेट ऑफ सोलवेंट, 1 बाय वेट ऑफ सोलवेंट। और जो वेट ऑफ सोलवेंट हम लेंगे किस में लेंगे? केजी में लेंगे, ठीक है। अगेन अगला जो फॉर्मूला वो कितना होता है? ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू, यहाँ पर हम क्या लेंगे? अगर वेट केजी में ना देखे, ग्राम में दे रखा है, तो हम ऊपर 1000 ले लेंगे और नीचे वेट ऑफ सोलवेंट किस में ले लेंगे? ग्राम में ले लेंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला, एक जो फॉर्मूला है मोलालिटी का वो हमें याद रखना है कि हमें उसे डेंसिटी से रिलेट करके लिखना है। अगर मान लीजिए मोलालिटी है और मोलारिटी आपको गिवन है, मान लीजिए मोलारिटी दे रखा है क्वेश्चन में, मोलारिटी आपको दे रखा है और मोलालिटी पूछ ले, तो आप निकालेंगे क्वेश्चन तो तब भी निकल जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1000 इंटू मोलारिटी, 1000 इंटू मोलारिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू मोलारिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें रिलेशन मिल जाता है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? मोलालिटी एंड मोलालिटी के बीच में हमें रिलेशन भी मिल जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तभी जाके ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे माइंड में हमें क्लियर होंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन इजी होगा। 18 ग्राम हम ग्लूकोज लेते हैं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो बस हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड दी मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। चलो निकालते हैं, देखते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमें, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो मोलालिटी बराबर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा गिवन वेट या ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू, यहाँ पर वॉल्यूम किस में आएगा? केजी में, ग्राम में? यहाँ ग्राम में हम लेंगे, तो जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में। तो वेट ऑफ सोलवेंट हमारे पास किस में आ जाएगा? यहाँ ग्राम में। और अगर ये ग्राम में है तो पर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला बन गया। बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। 18 ग्राम था ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 180 होता है इंटू 1000। वाटर कितना है? 100 ग्राम। तो बस 1 0 से 1 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 1 से 1 कट, तो जो मोलालिटी आ गई वो आ गई 1। कितनी आ गई मोलालिटी? 1 मोलल। क्या लिखेंगे इसे? 1 मोलल। ये यूनिट है, या तो मोलल्स लिख लो या फिर मोल्स पर केजी लिख लो, ठीक है। या तो ये लिख लो या तो फिर मोलल्स। और ज़्यादातर आपको इस फॉर्मेट में ही, इस यूनिट में ही मोलालिटी गिवन होगी। क्लियर
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 38% बाई वेट, ठीक है। 38% बाई वेट सोल्यूशन दे रखा है HCl का, उसकी डेंसिटी दे दी, इट्स डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। 1.25 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी भी दे रखी है, और हमसे पूछा है फाइंड मोलालिटी। क्या पूछा है? मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, ये हमसे पूछा है, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन हमसे पूछा है। अब यहाँ पर पता है, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, यहाँ पर ना बच्चे जैसे ही डेंसिटी देखेंगे, जैसे ही डेंसिटी देखेंगे ना, वैसे ही वो क्या करेंगे, वो लगाएंगे डेंसिटी वाला फॉर्मूला, जबकि इस क्वेश्चन में डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज बाय वेट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? परसेंटेज बाय वेट दे रखा है, तो जो टोटल जो सोल्यूशन होगा वो 100% होगा। तो टोटल सोल्यूशन हमारा कितना है बताइए? टोटल सोल्यूशन है 100%, और HCl हमारे पास क्या है यहाँ पर? सोल्यूट, वो कितना है? 38% बाय वेट, यानी कि 38 ग्राम लेना है इसे, ठीक है। तो सोलवेंट कितना आ जाएगा? सोलवेंट आ जाएगा 100 माइनस 38%, डेट इज कितना आ जाएगा? 62%। ये भी बाई वेट होगा तो 62 ग्राम हमारे पास क्या आ गया? 62 ग्राम हमारे पास सोलवेंट आ गया। अब देखिए सोलवेंट भी मिल गया, और हमने क्या बोला, जब तक हमें सोलवेंट का कुछ स्पेसिफाई ना करे तो सोलवेंट हमें क्या लेना है? वाटर लेना है। अगर हमें सोलवेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो सोलवेंट हमें क्या लेना है? वाटर लेना है, ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको? फॉर्मूला लगाना है मोलालिटी का, वो क्या होगा? गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट ये किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो मोलालिटी बराबर हमारे पास आएगा, गिवन वेट कितना है? 38 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है HCl का? 36.5। कितना होता है? 36.5, ठीक है, 38 ग्राम, ठीक है। इनटू यहाँ 1000 आ जाएगा, अपॉन में जो वेट आया हमारे पास सोलवेंट का वो 62 ग्राम है, और जब आप इसको सोल्व कर लेंगे ना तो हमारे पास जो मोलालिटी आएगी वो आएगी 16.79 मोलल। 16.79 मोलल हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलालिटी आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, और आप डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे? पहले मोलालिटी है तो आप मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर आप मोलालिटी पे जाएंगे, लंबा कर लेंगे। जबकि हमें परसेंटेज वेट दे रखा था, और हमें सिंपल से परसेंटेज को क्या करना था? उसी का यूज करके हमें सोलवेंट की परसेंटेज निकालनी थी। बाई वेट तो पहले से ही दे रखा था, तो वो सोलवेंट की जो भी परसेंटेज होती वही ग्राम में आ जाती, और सोलवेंट का वेट आ गया तो बस इतना ही चाहिए और पूरी मोलालिटी निकल जाती सिंपल से फॉर्मूले से, ठीक है। तो कोई यूज नहीं था इसमें डेंसिटी का, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा था, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। हमारे पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, ठीक है, इज 93% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम क्या है? वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो इसे भी हमें तो वेट परसेंटेज, अगर वेट बाय ग्राम देता तो भी हम उसे ग्राम में लेते, वेट बाय वॉल्यूम देता तो भी हम उसे ग्राम में लेते। तो ये वही ट्रिक है, बस कहना वही चाहता है, जैसे हमने 38% बाय वेट लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो बाय वेट था ना, तो परसेंटेज हटा के ग्राम लग गया। अब वेट बाय वॉल्यूम है तो ये परसेंटेज हटा के ऑटोमेटिक ग्राम लग जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इट्स डेंसिटी, अब इसकी जो डेंसिटी है, इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर ml। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अब फिर मैं बोल रहा हूं, दो यहाँ पर आपको ट्रिक्स दे रखे, दो जगह कंफ्यूज कर रहा है, तो 93% वेट बाय वॉल्यूम पे कंफ्यूज कर रहा है, और यहाँ पर आपको डेंसिटी दे दी, उस पर कंफ्यूज करना है। अब जिस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे हैं या सोल्यूशन नहीं करा है या देखा नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, पर हम तो देख ही रहे हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है? यहाँ पर डेंसिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें अपना दिमाग खोल के करना है। तो मास ऑफ सोल्यूशन की तरफ हमें पहले जाना है, मास ऑफ सोल्यूशन की, सोल्यूशन का मास कितना होगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ 100% क्यों नहीं ले रहे आप? क्योंकि आप नोटिस कीजिए, हमें एक सोल्यूशन है, ये नहीं बोला कि H2SO4 का, हमें सोल्यूशन है H2SO4 का, मतलब इसमें वाटर भी है, 93% वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है, और सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, ना कि हमें H2SO4 की डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। इसलिए हम मास ऑफ सोल्यूशन इससे निकालेंगे। तो वॉल्यूम हमें 100% कैलकुलेट करना है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज में तो वॉल्यूम तो हम 100 लेंगे, डेंसिटी हमें गिवन है कितनी? 1.84, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 184
ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 184 ग्राम। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, वॉल्यूम जो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में था, तो वॉल्यूम हमने 100% ले लिया वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर 100 आ गया। इंटू डेंसिटी हमें सोल्यूशन की दे रखी थी, इसलिए हमने डेंसिटी भी ले ली, तो यहाँ से हमारे पास टोटल मास आ गया सोल्यूशन का 184 ग्राम। अब यहाँ पर आपको सोल्यूट का मास तो पता ही है कि मास ऑफ, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन जो होता है, मास ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट होता है। तो वेट कितना आ गया? मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? 180। वेट ऑफ सोल्यूट आपको कितना रखा? 93 प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा? 180 माइनस 93, 180 माइनस 93, तो यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट हमारे पास आ गया 91। कितना आ गया? 91, सॉरी 180 नहीं है, 184 है। 184 माइनस 93, 91 हमारे पास क्या आ गया? वेट ऑफ सोलवेंट आ गया। बस अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मोलैलिटी बराबर होता है गिवन वेट, गिवन वेट ग्राम वेट एक ही बात है, ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 1000। अगर ग्राम में दे रखा है सोलवेंट तो वेट ऑफ सोलवेंट किस में है? ग्राम में, इसलिए ऊपर हमने 1000 लिया। बस पुट कर दीजिए। गिवन वेट कितना दिया है हमारे पास? 93। ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है? 98 H2SO4 का इंटू 1000 बाय 91 हमारा सोलवेंट का वेट निकाल लिया। तो पूरा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10.42 मोलल। कितना आ जाएगा? 10.42 मोलल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस आपको ये देखिए, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ डेंसिटी देखते ही आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे खाली पीली क्वेश्चन लंबा खींचेगा और आपका कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बस आपको दिमाग खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे? मोलैरिटी का यूज़ करेंगे। अभी तक हम मोलैलिटी डेंसिटी ये सब देखे, तो क्या डेंसिटी का कहीं यूज़ नहीं है? डेंसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, आता है। तो वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.25 ग्राम पर ml। सो कैलकुलेट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, डेंसिटी भी दे दी, ठीक है, डेंसिटी भी आपको दे दी 1.25 ग्राम ml, और आपको मोलर दे रखा है, यानी कि मोलैरिटी भी गिवन है। तो यहाँ तो सिंपल सा बात है कि सीधे सीधे क्वेश्चन लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो मोलैरिटी और डेंसिटी वाला लगेगा। तो वो क्या फॉर्मूला था? 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ब्रैकेट माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू मोलैरिटी, ये वाला फॉर्मूला था। बस हमें पुट करना है इसमें सारी चीज़ें। 1000 इंटू 3 बाय 1000 इंटू 1.25 माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है सोडियम क्लोराइड का? 58.5 इंटू 3। और जब आप इस पूरे को सोल्व कर लेंगे, जैसे कि इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ऊपर 3000 बाय 1250 माइनस 175.5 ये आ जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 2.79 मोलल। कितना आएगा? 2.79 मोलल मेरे पास आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आपका निकलेगा। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको यहाँ पर हर तरीके के जो मोलैलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करवाए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्मैलिटी पे। किस पे बात करेंगे अब हम बात करेंगे नॉर्मैलिटी पे। नॉर्मैलिटी, अब देखिए कई सारे ऐसे होते हैं कि बच्चे इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि माना ये जो पोर्शन है ये अनटच्ड होता है, क्वेश्चन इस पे ज़्यादा नहीं आते। पर अगर क्वेश्चन पेपर टफ बनाना हो, ठीक है, या मॉडरेट भी बनाना हो, तो नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। ठीक है, चाहे क्यूट हो, नीट हो, या फिर CBSE बोर्ड हो, कहीं पर भी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। नॉर्मैलिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट weight of solute, equivalent weight of solute present in 1 liter of solution is called normality, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी क्या है? नंबर ऑफ, अभी देखिए जब तक हम मोलैलिटी पढ़ रहे थे तो हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे, लेकिन नॉर्मैलिटी में हम किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है नॉर्मैलिटी बराबर ग्राम वेट आ जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/V, और ये किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? नॉर्मैलिटी बराबर ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000/V,
एक ये फॉर्मूला है। अब अगर डेंसिटी को नॉर्मेलिटी से लिंक कर दे तो ये थोड़ा लेवल अप हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय 100, ठीक है, इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट। ये हो गया हमारे पास नॉर्मेलिटी का डेंसिटी से रिलेशन, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, मान लीजिए जैसे कि हमने क्या करा था, हमें मोलैरिटी दे रखी थी और हमें मोलैलिटी निकालनी थी। तो क्या हम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें मोलैरिटी गिवन हो और नॉर्मेलिटी पूछ ले? बिल्कुल आ सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो है नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो बस हमें अगर नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन फैक्टर से मोलैरिटी की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। और जो ये एन फैक्टर होता है, ये जो ये एन फैक्टर है, दिस एन फैक्टर इज वैलेंसी, या तो ये किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की वैलेंसी हो सकती है, या फिर बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी हो सकती है, कि या फिर एसिडिटी ऑफ द बेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एन फैक्टर होता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिए, ये तो हमारे पास फॉर्मूले हो गए सिंपल, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो नॉर्मेलिटी में मिलते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन मिलते हैं? कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैं बताता हूं, देखिए जैसे कि क्या होता है, एक मिनट, यहां पर टू कंपेयर नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कंपेयर करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3। ये आपको याद रखना है, N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3। इस वाले फॉर्मेट से सारी नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर सेम कंपैरिजन वाला क्वेश्चन किसके लिए पूछ ले, मोलैरिटी के लिए पूछ ले, तो फॉर मोलैरिटी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आप डायरेक्ट रटने को कह रहे हैं, मैं रटा नहीं रहा हूँ। देखिए आपको मोलैरिटी से समझाता हूँ। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। तो अब यहाँ पर किसी भी सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो फिक्स रहेंगे ना। तो अगर मैं एन बी निकालूँ तो क्या आ जाएगा, एम इंटू वी, ठीक है, एम इंटू वी। और सेम नंबर ऑफ सोल्यूट के लिए मैं मोलैरिटी कंपेयर कर सकता हूँ वॉल्यूम चेंज कर करके। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, तो एम डॉट वी इक्वल टू नॉर्मेलिटी, एम डॉट वी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन विच इज फिक्स्ड फॉर डिफरेंट मोलैरिटी वाले क्वेश्चन के लिए फिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, मोलैरिटी चेंज कर सकता है। मोलैरिटी और नंबर ऑफ सोल्यूट सेम रहेंगे तो वॉल्यूम चेंज कर सकता है। तो इसलिए M1V1 M2V2 M3V3 सेम रहेंगे अगर इनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फिक्स हैं तो, ठीक है। सेम आपका नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन लग जाएगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने में प्रेजेंट होते हैं, हमारे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। और ये नंबर ऑफ मोल्स जो हम लेते हैं इक्विवेलेंट वेट वाले लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट वेट वाले लेते हैं, बस ये आंसर है। इसलिए N1V1 जब आप करेंगे तो ये इक्वल किसको हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट के। किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यानी कि गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया? चलिए अब हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी, अब जैसे एक क्वेश्चन तो ऐसा आपको मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो होता है नॉर्मेलिटी पे, वो आता है ये वाला, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका होता है, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी होता है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गया रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन का ये फॉर्मूला हो गया, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये हमें कब लगाना है, ये लगाना है फॉर सेम टाइप ऑफ दी सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन सेम टाइप का है ना, तब हमें लगाना है। मतलब ये हो गया सोल्यूशन आर एसिड और बेस, मतलब जितने भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ सेम टाइप फॉर सेम टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट इज जितने भी आपने सोल्यूशन, मान लीजिए आपने 3 सोल्यूशन लिए, तो 3 सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। ऑल सोल्यूशन आर बेसिक, या फिर क्या हो सकता है, ऑल सोल्यूशंस आर एसिड, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि एसिड और बेस आप उसको मिक्स कर दो, ऐसा नहीं होगा। जितने भी आपने सोल्यूशन लिए, N1V1 ये भी एसिड था, N2V2 ये भी एसिड था, N3V3 ये भी एसिड था, कोई भी बेस नहीं था इसमें, तब हमको ये फॉर्मूला लगाना है। पर क्या हो, अगर हम एसिड और बेस 2 सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दे, तो क्या हम उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो N बराबर हमारे पास होता है N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब हमारे पास 2 सोल्यूशन दिए जाएंगे, वो भी दोनों डिफरेंट होंगे, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, ठीक है। तो ये हमें कब लगाना है, फॉर डिफरेंट
टाइप ऑफ सोल्यूशन, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ वन एसिड, मान लीजिए यहाँ पर एक एसिड है एंड वन बेस, एक एसिड और एक वन बेस है द, तो हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट। क्या कैलकुलेट करना है, मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। वो क्या होता है, वो होता है एन इंटू वी, होता है मिली इक्विवेलेंट। क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है अगर हमारे पास एक सोल्यूशन एसिड का है और एक सोल्यूशन बेस का है, ठीक है ना। और जिसका भी मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका भी मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा सोल्यूशन भी वैसा ही होगा। मतलब एन क्रॉस वी इज बिग, है ना, जिसके लिए भी n क्रॉस v बिग होगा, इट इज द n1v1। उसको आपको क्या लेना है, उसी को आपने क्या लेना है, उसी को आपको लेना है n1v1 लेना, मतलब वही सोल्यूशन को आपको बड़ा मानना है, ठीक है। जिसका भी n डॉट वी बड़ा आएगा उसको आपको n1v1 लेना है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब जैसे कि इसको मैं समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, इफ n क्रॉस v, है ना, ऑफ एसिड, मान लीजिए n क्रॉस v जो है एसिड के लिए n1v1 आ रहा है, मतलब जो भी हमारे पास n क्रॉस v था वो एसिड का बड़ा आया तो उसको हमने n1v1 लिख लिया, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि जो n क्रॉस v है फॉर एसिड इज बिग, n क्रॉस b फॉर एसिड इज बिग, दैट इज सोल्यूशन इज एसिडिक। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर n क्रॉस v जो हो जाएगा वो अगर बेसिक हुआ, मतलब n क्रॉस v अगर बिग आ रहा है बेसिक के लिए, तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन हमारा हो जाएगा बेसिक। कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और n क्रॉस v अगर बेसिक का बड़ा आ रहा है तो हमें उसको n1v1 लेना है, ना कि n2v2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर फिर से बोल रहा हूँ, इफ n क्रॉस v ऑफ बेस इज बिग, तो आपको n1v1 क्या लेना है, बेस ही लेना है, देन द सोल्यूशन इज बेसिक। और अगर n क्रॉस v एसिड और बेस के लिए सेम आ जाए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इफ, कहाँ गया पेन, चलिए, इफ n क्रॉस v यानी कि जो प्रोडक्ट है nv का, अगर n क्रॉस v जो है जो प्रोडक्ट है ना, इफ n क्रॉस v फॉर बोथ एसिड एंड बेस, के लिए n क्रॉस v क्या आ जाए, सेम आ जाए, आर सेम, देन सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सोल्यूशन इज न्यूट्रल। सोल्यूशन क्या रह जाएगा, सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मैलिटी में बार बार इक्विवेलेंट वेट वो कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट को समझने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट। अब हम थोड़ा इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट के बारे में अब हम समझेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है ग्राम मोलिकुलर वेट, जिसका भी आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोई सोल्टोस का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया फर्स्ट। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का, वो होता है ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड की बेसिसिटी, ये हो गया। थर्ड होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, ये हमारे पास तरीका हो गया। फोर्थ ऑप्शन है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। मान लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए हैं उसको आपको यहाँ लेना है, ठीक है। और ग्राम मोलिकुलर वेट ऊपर रखना है, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा उसका, जिसका भी आपको निकालना है। क्लियर हो रही है बात। चलिए अब एक और क्वेश्चन, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारे पास है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज, या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं है उस क्वेश्चन में, क्लोरीन है तो क्लोरीन का एक्सचेंज या हाइड्रोजन का एक्सचेंज, मतलब नंबर ऑफ एटम जो एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो वो आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट वैसे निकल जाएगा। और लास्ट एक आता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू चेंज इन एटोमिसिटी। तो इससे भी हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर नॉर्मैलिटी वाला क्वेश्चन दे रखा है और आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए ये इक्विवेलेंट वेट के हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए
अब हम एक काम करते हैं, चूंकि हमें इक्विवेलेंट वेट पता तो चल गया, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ इक्विवेलेंट वेट की तब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे कि चलिए एक मैं लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल HCl का। हम यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे इक्विवेलेंट वेट्स के लिए। जैसे कि HCl का एग्जांपल लेता हूँ, तो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर नेगेटिव। इसका जो ग्राम मोलिकुलर वेट होता है 36.5 होता है। और हमें पता है कि HCl में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। H एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन से अगर हम डिवाइड करें तो जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, 36.5 ही तो आएगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। हमने एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया ग्राम मोलिकुलर वेट को। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलिए एक काम करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मोलिकुलर वेट होता है 100, लेकिन कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और जो CO3 है इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो 2 हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इक्विवेलेंट वेट आएगा 50। कितना आएगा, 50। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ काम करते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बता दिया। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, एक एसिड लेता हूँ। मान लीजिए एक एसिड है H2SO4। क्या है, H2SO4। H2SO4 है हमारे पास। ठीक है, अब इस H2SO4 को अगर मैं खोलूँ तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, HOS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब मैंने क्या बोला, चूंकि एक एसिड है तो मुझे इसमें क्या चेक करनी पड़ेगी, बेसिसिटी चेक करनी पड़ेगी, कितने बेस हैं। तो यहाँ पर कितने OH हैं, एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, तो 2 बेस है यहाँ पर। ठीक है, तो बस मुझे जो भी इसका H2SO4 का जो भी ग्राम मोलिकुलर वेट है उसको मुझे उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है, 98। कितना होता है, 98। और इसके अंदर कितनी बेसिसिटी है, 2 बेसिसिटी है। तो इक्विवेलेंट वेट जो आ गया H2SO4 का वो कितना आ गया, 49। कितना आ गया, 49। क्लियर हो रहा है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आपको जैसे कि ये तो हो गया एक एसिड हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या करें, H2SO4 हो गया। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बेसिसिटी वाला। ठीक है, ऐसे ही आप ऐसे अगर बेस दे रखा है तो उसके अंदर एसिडिटी उसकी उस बेस के अंदर देखेंगे कितने एसिडिटी है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। चलिए अब यहाँ पर ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक क्वेश्चन जैसे कि मैं अब रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि KMNO4 है, KMNO4। ठीक है, KMNO4 इज इन एसिड में हम KMNO4 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 KMNO4 ले लिए, 2 KMNO4 ले लिए, उसमें मैंने एसिड डाला 3H2SO4। तो मैंने एसिड में KMNO4 डाला, इसलिए मैंने लिखा है एसिडिक। ठीक है, अब क्या हुआ, रिएक्शन ये हुई है, K2SO4 बना प्लस 2MnSO4 बना, मैग्नीज सल्फेट प्लस 3H2O और 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकले। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर अगर मैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो +7 थी, कितनी थी, +7। और यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट में होगी +2, तो जाहिर सी बात है घट गई है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ये X माइनस इसकी 2 होती है तो -8 हो गया। यहाँ पर X हमारे +7 आ गया। तो इस तरीके से हमने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता किया। ठीक है, और यहाँ पर सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव तो मैग्नीज के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMNO4। ठीक है, KMNO4 की इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ तो यहाँ पर तो पोटेशियम के ऊपर यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, तो पोटेशियम का कोई चेंज नहीं आया। चेंज किसमें आया, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया। तो बस हमें यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, किसका, KMNO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट होता है 158। कितना होता है KMNO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट, 158। ठीक है, अब यहाँ पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या चेंज इन ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितना है, +5। कितना है, +5, 7 - 2 +5। तो बस यहाँ पर 31.6 आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, किसका, KMNO4 का इन एसिड। और देखिए इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMNO4 इन एसिड, एसिडिक KMNO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 31.6। कितना होता है, 31.6। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्सचेंज हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, तब जाके हमारे पास इक्विवेलेंट वेट इतना आया है। ये एसिड के लिए था। अब एक काम करते हैं, अब करते हैं किसके लिए, अब करते हैं एल्कलाइन के लिए। तो यहाँ हमारे पास KMNO4 है, ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, या फिर इसको हम एल्कलाइन बोल सकते हैं, एल्कलाइन KMNO4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 KMNO4 ले रहे हैं, इसमें हमने वाटर डाला। ठीक है, इसमें हमने वाटर डाला और हमारे पास सोल्यूशन आता है 2MnO2। ठीक है, प्लस 2KOH प्लस
3 नेसेंट ऑक्सीजन, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ये +7 में, ये तो आपको पता है +7 में होता है मैग्नीज, यहाँ पर आके +4 हो गया, कितने का एक्सचेंज हुआ, 3 का। तो बस आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट आपके पास कितना आएगा, 158 ग्राम जो है KMnO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट होता है 158। कितने एक्सचेंज हुए इलेक्ट्रॉन का, 3, 7 - 4 3। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 के लिए जो इक्विवेलेंट वेट आ गया, कितना आ गया, 52.6, कितना आ गया, 52.6। ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम के लिए भी KMnO4 है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन में KMnO4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है 2KMnO4 + 2KOH, स्ट्रॉन्ग है ना, तो 2KOH लिया, एल्कलाइन था तो वाटर लिया था। अब यहाँ पर हमने बेस में डाला KMnO4 को, तो यहाँ हमारे पास आ गया है 2K2MnO4 + H2O + नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +7 हुई, मैग्नीज की यहाँ पर KMnO4 की +7 थी, और K2MnO4 में है +6, कितनी है, +6। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है, +1 का एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ जाएगा, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 इज 158 अपॉन 1। तो यहाँ पर 158 आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन KMnO4 के लिए 158, न्यूट्रल KMnO4 के लिए 52.6, और इस एसिडिक KMnO4 के लिए 31.6। ये आपको याद होना चाहिए। अब एक और आपने देखा होगा, एक और हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट लेते हैं, वो होता है हमारे पास K2Cr2O7, K2 पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। तो K2Cr2O7 लेते हैं, ये एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो होता है m/6। ये m क्या है, मोलिकुलर वेट आपको पता ही है, ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है, m/6 होता है। तो यहाँ पर m कितना है, 294/6, और इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 294/6 आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा, 49। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको इक्विवेलेंट वेट के ऊपर ही कराता हूँ। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है कि Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3 को हमने आयोडीन के साथ जब रिएक्ट कराया तो हमें मिलता है Na2S4O6 मिलता है, +2 सोडियम आयोडाइड, 2 NaI मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है, हमें फाइंड करना है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3.5 H2O का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट वेट बराबर ग्राम मोलिकुलर वेट, ये तो फिक्स है। ये नीचे वाला चेंज होगा, वो कितना आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू चेंज इन नंबर ऑफ एटम या एटोमिसिटी, जो हमने लिखा था लास्ट में, ठीक है। तो बस ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है, Na2S2O3.5 H2O का ग्राम मोलिकुलर वेट है हमारे पास 248। कितना है, 248। ये किसका वेट है, Na2S2O3.5 H2O का वेट है 248, ठीक है, बाय 2। अब यहाँ पर 2 मैंने क्या लिखा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर Na2S2O3 से Na2S4O6 जब जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, ठीक है। कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। क्लियर हो रही है बात। और इनटू यहाँ पर जो एटोमिसिटी है, चेंज इन एटोमिसिटी, वो हो रही है 0.5। कितनी हो रही है, 0.5। तो हमारे पास आंसर आ गया 248/1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है 248। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर आपने एटोमिसिटी कैसे निकाल ली, ठीक है। तो एटोमिसिटी मैंने इस तरीके से निकाली, देखिए यहाँ पर एक मिनट, हाँ दिख रहा है आपको, Na2S2O3, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो 2, क्योंकि +1 होता है, ठीक है। यहाँ 2x - 6 = 0, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास आ गई +2। और यहाँ पर Na2S4O6 की अगर बात करूँ, Na2S4O6 की बात करूँ तो 2 + 4x - 12 = 0, तो यहाँ पर x मेरे पास आ गया 2.5। ये मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई दोनों की। अब आप खुद देखिए, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखूँ तो कितना आ रहा है, आप खुद बताइए कितना आ रहा है, 0.5 का आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.5 का आ रहा है, ठीक है। चेंज इन, इससे मुझे पता चलता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो कितना है, 2.5 - 2 दैट इज 0.5। तो मतलब जो ये मैंने 0.5 लिया, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, एटम का नंबर नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर है 0.5। अब यहाँ पर एटोमिसिटी की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, एटोमिसिटी की, यानी कि चेंज इन एटॉमिक नंबर, एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी में आप खुद देखिए, खुद आपको पता चल जाएगा, Na2, यहाँ भी Na2, दोनों में Na2 है, देखिए खुद आप देखिए, यहाँ पर Na2 है,
यहाँ पर भी Na2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ O3 है, यहाँ पर O6 है, तो 2 टाइम्स हो गए। यहाँ H2 है, H2 भी डबल हो गया। यहाँ पर सल्फर 2 थे, यहाँ पर सल्फर 4 हो गए, तो सल्फर भी दुगने हो गए, ऑक्सीजन भी दुगने हो गए। तो कितने एटम्स का चेंज आ गया? 2 एटम्स का चेंज आया। तो यहाँ पर एटोमिसिटी ऑफ, अगर हम सल्फर ही ले लें, एटोमिसिटी ऑफ सल्फर भी मैं ले लूँ तो वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। और यहाँ पर सोडियम भी दुगना हो रहा है। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पर Na2, यहाँ भी Na2 और यहाँ पर 2N है। ये देखिए, यहाँ पर भी 2N है। तो ये पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है Na2H2O3, इसमें जितने भी एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में जाके डबल ही हो रहे हैं। इसलिए जो एटोमिसिटी है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है, ठीक है। तो ये जो 2 था ये है एटोमिसिटी, और जो ये 0.5 है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों कैसे निकले वो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे और जो है मोलारिटी निकालेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फॉर्मेलिटी को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।